Hello students, welcome back to all of you in the first session of the chapter 5, that is accounting equation and business transaction. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर जो चैप्टर पढ़ा दैट इज जनरल एंट्री. जनरल एंट्री जो है ना वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का वेरी फर्स्ट स्टेप है. और हम लोग ये रिकॉर्ड क्यों करते हैं? रिकॉर्ड इसके लिए करते हैं ताकि उसके बेस के ऊपर हम लोग फाइनल अकाउंट बना सके. ठीक है. अभी फाइनल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हम लोग तीन ही अकाउंट की बात करते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. अगर हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे इनकम स्टेटमेंट भी कई बार बनाया जाता है. ठीक है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट होता है उसको क्लोज करके फाइनली किस में लेके जाया जाता है? बैलेंस शीट. तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फाइनल स्टेशन है ना वो है हमारा बैलेंस शीट. ठीक है. तो ये जनरल एंट्री है वो तो जस्ट स्टार्टिंग है. उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स हमको करने हैं और उसके बाद फाइनली हम लोग कहाँ पे पहुँचने वाले हैं? बैलेंस शीट. तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि टोटली जो है हम लोग को कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग इफेक्ट डालते हैं वो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट के अंदर. अभी बैलेंस शीट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. एक कंपोनेंट है कैपिटल एंड लायबिलिटी और दूसरा कंपोनेंट है असेट. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो भी इफेक्ट आप लोग डालते हो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की वो कहीं ना कहीं ये दो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है. कौन कौन से दो कंपोनेंट? एक कैपिटल एंड लायबिलिटी एंड दूसरा है असेट. तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से हम लोग कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करें उसके लिए ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन? दैट असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. फिर से बता रहा हूँ, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. मतलब कि कैपिटल और लायबिलिटी दोनों मिला के जिसका जितना इफेक्ट होता है उतना सिर्फ असेट साइड का भी होता है. और ये इक्वेशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है. एंड अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए है सही प्रूव होता है, बट वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए. ठीक है. सो ये हमारा फॉर्मूला दैट इज असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बता सकते हैं ए इज इक्वल टू सी प्लस एल. ठीक है. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि पहले जनरल एंट्री लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं एंड फाइनली हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं सारी चीज़ें? बैलेंस शीट के अंदर. बट ये जो ए इज इक्वल टू सी प्लस एल मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन वाली मेथड जो है वो अमेरिकन मेथड है. तो वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? तो ये अमेरिकन मेथड के हिसाब से मॉडर्न अप्रोच है. ठीक है. देखो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि पहले तो रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स को यूज़ करके हम लोग जनरल एंट्री करते हैं और उस रूल्स को बाद में हम लोग फाइनली फाइनल अकाउंट्स तक लेके जाते हैं एंड एट द लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. जबकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या करता है? हर एक इफेक्ट को डायरेक्टली ही बैलेंस शीट के थ्रू मैच करता है. ठीक है. अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अभी बैलेंस शीट वाला चैप्टर हमारे पीछे है. ठीक है. उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि पहले जनरल एंट्री होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनली हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं. जबकि मॉडर्न अप्रोच जो है अमेरिकन अप्रोच उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन में डायरेक्टली वो बैलेंस शीट में ही एंट्री कर लेते हैं. और वो कैसे होता है वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. अभी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ ना वो है कि असेट में कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, कैपिटल में कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, लायबिलिटी में कौन सी चीज़ें प्लस करेंगे, वैसे ही माइनस कौन कौन सी चीज़ें करनी है उसका मैंने एक बस हिंट दे दिया है. अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में आ गया. ठीक है. स्टार्टिंग विद असेट साइड के असेट साइड में क्या क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है. तो बहुत सिंपल सा रूल्स है असेट में. अभी यहाँ पे असेट मतलब कोई भी असेट ले लो, चाहे वो करंट असेट हो, चाहे वो नॉन करंट असेट हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इंटेंजिबल असेट हो. किसी भी तरीके का असेट अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे. और कोई भी टाइप का असेट अगर बिजनेस में से जा रहा हो, कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे? असेट में से माइनस. क्लियर? ओके.
वैसे अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कैपिटल, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इसमें आपके पास 3 इनकम है, ठीक है, प्लस 3 चीज़ें करनी है और माइनस भी 3 चीज़ें करनी है। कौन-कौन सी 3 चीज़ें? तो पहले तो अगर इनकम है तो क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है। जैसे डिविडेंड रिसीव हुआ या सैलरी रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ, बोनस रिसीव हुआ, तो वो हमको क्या करना है, कैपिटल के अंदर प्लस करना है, ठीक है। और अगर एक्सपेंस हुआ, मतलब अपने सैलरी पे की, वेजेस पे किया, तो फिर वो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में से माइनस। मतलब सिंपली क्या हुआ कि आपका इनकम होगा तो कैपिटल में प्लस, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में माइनस। वैसे ही किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो कैपिटल में प्लस करेंगे, और किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपको लॉस हो रहा हो तो हम लोग कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस। क्लियर। लास्ट वन इज कि अगर पार्टनर या ओनर कैपिटल लेके आ रहा है फर्म के अंदर, तो वो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को कैपिटल के अंदर प्लस करेंगे। एंड अगर ओनर फर्म में से गुड्स विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे कोई एसेट हो, मतलब कि ड्राइंग हो, जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस। क्लियर। तो 3 चीज़ें प्लस कौन सी करनी है कैपिटल में, नंबर 1 इनकम, नंबर 2 प्रॉफिट एंड नंबर 3 कैपिटल। माइनस क्या करना है, नंबर 1 एक्सपेंसेस, नंबर 2 लॉसेस एंड नंबर 3 ड्राइंग। क्लियर है। इतना अगर दिमाग में क्लियर होगा तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग जा सकते हैं। अभी जाते हैं लायबिलिटी साइड, जो सिंपल है कि कोई ट्रांजेक्शन की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस। जैसे कि हमने लोन लिया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि कैश तो आपके पास आ रहा है बट उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो वो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और अगर सपोज मान लो हमने लोन का पेमेंट किया तो उसकी वजह से लायबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वो कहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे। किसी से गुड्स किसी से गुड्स हमने परचेस किया, बट जो परचेस किया उसके पैसे नहीं दिए, मतलब कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एक तरह की लायबिलिटी। तो अगर आपने गुड्स परचेस किया है क्रेडिट के ऊपर तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बिकॉज क्रेडिटर वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और अगर क्रेडिटर्स को आप पेमेंट कर देते हो तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे। क्लियर। तो प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है, वो आपके दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और डायरेक्टली हम लोग सम्स में चले जाते हैं। ठीक है, सम्स के अंदर खास ये देखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस हिसाब से दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक के अंदर एक साथ में दिए, मैंने आपको इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन और इसका इफेक्ट अलग अलग करके यहाँ पे दिया हुआ है ताकि वो समझ में काफ़ी ईजी हो जाए। ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है दैट इज ब्रॉड ₹50,000 एंड कॉमेंस द बिजनेस। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये समझ लो कि अब इससे पहले आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था। ठीक है, अभी ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है बिजनेस के अंदर। तो क्या है ट्रांजेक्शन, ये कि ₹50,000 लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो हम लोग कैपिटल ही आता है, तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, ये तो हम लोग जनरल एंट्री में देख ही लिया था कि जब भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जो लेके आ रहा है एसेट वो डेबिट होता है एंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश क्या है, असेट है, तो उसको असेट साइड लिखना पड़ेगा। दूसरा, कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पे, वो भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ओनर कैपिटल लेके आ रहा है। ड्राइंग करता है तो उसको माइनस करते हैं, कैपिटल लेके आएगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अभी इसका इफेक्ट ऐसे दिखाना है, देखो क्या है यहाँ पे, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अभी कैश यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो असेट साइड मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50,000, आगे कुछ था ही नहीं तो इसके लिए मैंने किसी में प्लस नहीं किया, डायरेक्टली क्या लिख दिया, कैश 50,000। वैसे ही कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या करूँगा, कैपिटल 50,000। देखिए लायबिलिटी में इसमें कोई भी इफेक्ट हो रहा नहीं है। अभी यहाँ पे देखो कि आपका असेट साइड टोटल कितना हुआ, 50,000। लायबिलिटी जो C+L वाला साइड है उसमें कितना हुआ, तो ये 50,000 प्लस जीरो बराबर कितना हुआ, 50,000। मतलब कि अगर यहाँ से दो पार्ट कर लो तो A इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, C+L के इन दोनों को ऐड करके जितना टोटल होता है उतना अकेले का किसका होता है, असेट साइड का। हो रहा है यहाँ पे भी 50,000 और यहाँ पे भी कितना, 50,000। क्लियर, ओके। अभी इसके अंदर ही हम लोग ऐड और लेस करते जाएंगे।
ट्रांजेक्शन आपके ऐड होते जाएंगे, बट उसके साथ में कैश 50,000 रहेगा, उसके अंदर जो चेंजेस होगा वो हम लोग इसके अंदर प्लस माइनस करेंगे। कैपिटल में जो चेंजेस होगा तो उसके अंदर प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं जिससे थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। दिस इज द सेकंड ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज ₹10,000। देखो, फर्नीचर परचेज करोगे तो जनरल एंट्री क्या होगी वो पहले समझ लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर नाम की एसेट आपके फर्म में आती है एंड कैश नाम की एसेट आपके फर्म में से जाती है। सो एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्नीचर को आपके फर्म के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी एंड कैश आपके फर्म से बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है इसका फाइनली इफेक्ट क्या होता है कि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमारा रूल्स क्या था कि असेट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करो और डिक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस करो। अभी यहाँ पे उसकी इफेक्ट देखते हैं ए इज इक्वल टू C+L में। हमने लास्ट में देखा कैश कितना था वहाँ पे 50,000, कैपिटल कितना था 50,000, और कोई इफेक्ट थी नहीं। बट जब हमने फर्नीचर परचेस किया उसकी वजह से कैश देना पड़ा होगा ना, तो उतना कैश क्या हो गया अभी माइनस। तो 50,000 कैश का बैलेंस था, उसमें से 10,000 फर्नीचर परचेज की वजह से क्या करना पड़ा हमको 10,000 माइनस, क्योंकि हमने वो पैसे दिए होंगे ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40,000। अच्छा, उसके सामने एक और एसेट भी आ रहा है, कौन सा, फर्नीचर। ये तो फर्नीचर परचेज के जो पेमेंट किया उसकी इफेक्ट लिखी है। ये क्या किया हमने, ये 10,000 कैसे गए कैश के, तो वो बताने के लिए वहाँ पे लिखा है कि फर्नीचर परचेज किया था उसका 10,000 दिया हुआ है। तो वो 10,000 माइनस करो तो कैश का बैलेंस कितना बचेगा 40,000। नया असेट आ रहा है कौन सा, दैट इज़ फर्नीचर, तो उसको लिखो और यहाँ पे 10,000। तो 40,000 प्लस 10,000 कितना हुआ यहाँ पे 50,000। अभी इसका यहाँ पे भी ना कोई इफेक्ट हुआ ना यहाँ पे इफेक्ट हुआ, तो कैपिटल एज इट इज़ 50,000 और ये तो जीरो ही था, लायबिलिटी कोई इफेक्ट ही नहीं है अभी तक। तो अभी यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू C+L, मतलब कि 50,000 दोनों तरफ ही हो जा रहा है, मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपका जो है वो वहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज थर्ड, गुड्स फॉर ₹12,000 परचेज इन कैश। आपने यहाँ पे गुड्स परचेज किया हुआ है, जो आप लोग गुड्स परचेज कर लेते हैं ना वो आपका स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, स्टॉक बन जाता है। और मैंने आपको पहले ही बोला स्टॉक इज ए वन काइंड ऑफ एसेट। ठीक है, तो यहाँ भी वही हो रहा है ना, एक असेट आ रहा है और एक असेट जा रहा है, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है। तो कैश जो है वो माइनस हो जाएगा और स्टॉक नाम की एक असेट और इंक्रीज हो जाएगी। जैसे लास्ट में मैंने फर्नीचर ऐड किया था एक, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम लोग, स्टॉक ऐड करेंगे। ठीक है, इफेक्ट देखो फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड कैश डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कैश का बैलेंस था कितना आपके पास, लास्ट में लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद 40,000 आपके पास पड़े हुए थे। ठीक है, अभी इसके इफेक्ट देखो, तो हमने क्या लिखा है, सबसे पहले कैश कितना पड़ा था लास्ट का 40,000, उसमें से आपको परचेज गुड्स किया उसका कितना माइनस करना पड़ेगा 12,000। अभी बैलेंस कितना बचा हुआ कैश का 28,000। क्लियर, ओके। तो कैश तो माइनस कर दिया, फर्नीचर एज इट इज़ पहले भी कितना था 10,000, अभी भी कितना रखना है, क्योंकि उसमें इस ट्रांजेक्शन की वजह से कोई चेंजेस हो रहा नहीं है। ओके, इस ट्रांजेक्शन में नया क्या आया हमारे पास, स्टॉक। तो स्टॉक यहाँ पे असेट है और वो इंक्रीज हो रहा है तो हमने प्लस करना पड़ेगा, तो स्टॉक 12,000। अभी आप टोटली देखोगे ना तो 28,000 कैश, 10,000 फर्नीचर एंड 12,000 स्टॉक, मतलब कि टोटल आपके पास जो असेट है कितने का है 50,000 का। वैसे ही कैपिटल के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब दैट इज ऑल्सो 50,000 एंड यहाँ पे भी जीरो है। तो ए इज इक्वल टू C+L वहाँ पे आपका हो जाता है। क्लियर, ओके। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, गुड्स फॉर ₹8,000 इज परचेज फ्रॉम बी। अभी जब आप लोग बी के पास से परचेज कर रहे हो गुड्स, यहाँ पे देखो पहले तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, वो हमको पता होना चाहिए क्योंकि कहीं पे कैश वर्ड यूज नहीं किया है। एंड एक पर्सन का नाम दिया दैट इज ए बी। वही नॉर्मली इसकी जनरल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने बीज के पास से गुड्स परचेस किया हुआ है। ठीक है, सो बी जो है ना वो हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिट है। अगर आपने किसी के पास से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है तो द अदर पर्सन बिकम क्रेडिटर फॉर अस। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बी के पास से परचेस किया है तो बी जो है वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है फाइनली वो सोचो कि आप गुड्स परचेस करें तो गुड्स तो आपके पास आ रहा है, मतलब कि असेट इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो असेट साइड प्लस करेंगे किस में, स्टॉक के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 12,000 हमने लास्ट जो था उसमें किया था परचेस। फिर दूसरा क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आपका कैश नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है,
कैश ट्रांजेक्शन होता है तो कैश जाता है, बट यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब परचेस करते हो तो सामने क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैश का बैलेंस एज इट इज जैसे लास्ट में था वैसे 28,000, स्टॉक का बैलेंस 12,000 था, बट इस ट्रांजेक्शन में और 8,000 का स्टॉक परचेस किया, मतलब कि अभी टोटल जो आपका स्टॉक है वो कितना हो जाएगा 20,000। फर्नीचर के अंदर इस ट्रांजेक्शन की वजह से कोई चेंजेस नहीं, दैट इज एज इट इज दैट। तो वहाँ पे 10,000 के 10,000 हमने रखे। कैपिटल साइड कोई इफेक्ट नहीं। लायबिलिटी साइड इंक्रीज होंगे कितने, 8,000, और ये लायबिलिटी किसकी है, क्रेडिटर्स की। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे क्रेडिटर्स का नाम क्या है, बी, तो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बी के हमको जो 8,000 रुपीज़ देने बाकी है वो 8,000 वहाँ पे लिखे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे टोटलिटी चेक कर ले, तो यहाँ पे इस साइड क्या हुआ, कैश 28, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 10,000, टोटल कितना हुआ 58,000। यहाँ पे इस तरफ देखो, कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस नहीं, 50,000, लायबिलिटी कितना 8,000। सो 50,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 58,000, और एसेट साइड भी वही है 58,000। तो दोनों साइड का बैलेंस जो है वो आपस में मैच हो ही जाता है, मतलब कि ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो जाता है आपका। क्लियर, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट में, दैट इज द नंबर 5। गुड्स ऑफ ₹7,000 इज सोल्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी जनरेलिटी हम लोग दो ही करते हैं, उसमें हम लोग प्रॉफिट बताते नहीं है, पर एक्चुअली प्रॉफिट हुआ होता है। तो अभी इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो कैश आपके पास कितना आ रहा है 10,000, सेल्स कितने में कर रहे हो 10,000, बट गुड्स कितने का है 7,000। तो सिंपली ये मतलब निकलता है कि आप 7,000 का जो गुड्स है वो 10,000 में बेच रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो कैश इंक्रीज होता है, कैश कितना मिलेगा आपको, बेचा जितने में उतने ही मिलेंगे, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, तो 10,000 में बेचा है तो 10,000 में ही मिलेगा। गुड्स कितने का उससे मतलब तो है ही नहीं, आपको पैसे कितने मिलेंगे, जितने का आप लोगों ने सेल किया होगा। ठीक है, सेल किया है हमने 10,000 में, तो कैश कितना इंक्रीज होगा 10,000 से, गुड्स डिक्रीज होगा बट कितने से 7,000 से। क्यों, क्योंकि गुड्स तो 7,000 का था ना, आपके पास जो गुड्स था वो कितने का था 7,000 का, बेचा कितने में आपने 10,000 में, तो कैश मिलेगा आपको 10,000 और गुड्स माइनस करना पड़ेगा हमको कितना 7,000। अभी हमको पता है कि दोनों के दोनों जो इफेक्ट है वो कौन सी साइड आने चाहिए, असेट साइड। बट यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है, और वो चीज़ कौन सी है, दैट इज़ प्रॉफिट, है ना। जब 7,000 का गुड्स अगर आप 10,000 में बेचोगे तो आपको 3,000 रुपीज़ वहाँ पे प्रॉफिट होता है। और जैसे मैंने अभी आपको आगे एक्सप्लेन किया था, प्रॉफिट होता है तो कहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यस, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी देखो इसका इफेक्ट कैसे होता है, ये मोस्ट आईएमपी है ट्रांजेक्शन। तो कैश जो था उसका बैलेंस लास्ट में हमारे पास था 28,000। अभी जब ये सेल्स किया तो उसकी वजह से 10,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो अभी कितना हो गया, कैश का बैलेंस 38,000, स्टॉक का बैलेंस 20,000 था, उसमें से अभी सेल्स हमने स्टॉक किया है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 7,000, तो वो माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा यहाँ पे 13,000। ठीक है, फर्नीचर का कोई इफेक्ट चेंजेस हुआ नहीं है इसके अंदर, 10,000 का 10,000। ओके, कैपिटल, कैपिटल कितना था 50,000, और ये ट्रांजेक्शन की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर प्लस कर लेते हैं। ठीक है, सो 50,000 प्लस 3,000 बराबर कितना हो जाएगा 53,000। लाइब्रेरीज जो आपको पेमेंट करनी बाकी है बी को, वो भी एज इट इज से, अभी पेमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक लाइब्रेरीज वैसे की वैसे ही रहेगी, पेमेंट करेंगे तब उसमें से माइनस करेंगे, तब तक कोई चेंजेस नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना कि जो कैश आ रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हम लोग लेते हैं, और जो गुड्स जा रहा है उसको कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और डिफरेंस जो होगा चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका इफेक्ट कहाँ पे देंगे हम लोग, कैपिटल के अंदर। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस करेंगे, और अगर लॉस हुआ उस ट्रांजेक्शन की वजह से तो कैपिटल में से क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। क्लियर, अभी यहाँ पे समझ टोटलिटी देखें तो कैश जो है वो कितना हो गया 38,000, स्टॉक कम होकर कितना हो गया 13,000, एंड फर्नीचर कितना है 10,000, और इसका टोटल कितना आता है 61,000। वैसे ही यहाँ पे कैपिटल अभी कितना हो गया 53,000, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं 8,000, टोटल करके देखो 61,000 इज इक्वल टू 53,000 प्लस 8,000 विच इज ऑल्सो बिकम्स द 61,000। इट मीन्स ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, आपका यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। क्लियर है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट में, दैट इज द नंबर 6, दैट ₹6,000 पेड फॉर वेजिस। तो यहाँ पे देखो वेजिस पेड करोगे तो क्या पेड करोगे, कैश ही पेड करोगे ना, तो वेजिस एक्सपेंस है आपके लिए।
ठीक है, इसलिए एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ये हो गई जनरल एंट्री। बट हमको पता है एक्सपेंस कहाँ से माइनस करना है या प्लस करना है। एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल में से क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जैसे इनकम कैपिटल में प्लस हो जाती है, वैसे एक्सपेंस कैपिटल में से क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, सो दो इफेक्ट होगी, एक तो कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, एंड दूसरा आप लोग पे क्या कर रहे हो, कैश, तो कैश आपका जा रहा है, मतलब कैश भी डिक्रीज हो रहा है। कैश जो है वो असेट है, तो उसको असेट साइड एंट्री करेंगे, एंड वेजेस एक्सपेंसेस है, इसके लिए इसको कैपिटल साइड माइनस करना पड़ेगा। अभी इसकी इफेक्ट देख रहे थे। कैश का जो बैलेंस था लास्ट, दैट इज़ 38,000, उसमें से हमने क्या किया, वेजेस 6,000 पेमेंट किए, तो 6,000 वेजेस माइनस कर दिया, अभी कितना बचे यहाँ पे 32,000। वैसे ही अच्छा देखो, स्टॉक और फर्नीचर में कोई चेंजेस इस ट्रांजेक्शन की वजह से होता नहीं है। कैपिटल लास्ट में कितना था, 53,000। वेजेस इट इज़ एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जो है वो हमको कैपिटल में से क्या कर देने हैं, माइनस, तो वहाँ पे वेजेस क्या हो गया, माइनस हो गया। 53 माइनस 6,000 इट बिकम्स 47,000। लायबिलिटी एज इट इज़ 8,000। अभी टोटलिटी चेक करो तो यहाँ पे 32 प्लस 13 प्लस 10 इट बिकम्स 55। ठीक है, और यहाँ पे 47 प्लस 8,000, इन दोनों को भी ऐड करो तब भी कितना होता है, 55,000। मतलब कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, मतलब कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी, वहाँ पे मैच हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ओके, अभी जाएंगे हम लोग नेक्स्ट, दैट इज द नंबर 7, विच इज आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 1,000। देखो पहले तो इसकी जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री क्या करनी है, तो यहाँ पे आएगा वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, सॉरी, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, वेजेस जो है ना वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वेजेस क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, पर आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब कि वेजेस पेमेंट करना बाकी, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, खास ध्यान रखना, वेजेस जो है वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इसकी इफेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये एंट्री तो हमको समझ में आ गई, इसकी इफेक्ट क्या है, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटी, और इसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना हमारी, तो लायबिलिटी है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। इसके इफेक्ट देखने बहुत इंटरेस्टिंग है इसके इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसके इफेक्ट में कहीं भी असेट साइड में कोई भी चेंजेस होता नहीं है। कैश जैसे पहले पहले था, स्टॉक जैसे पहले था, फर्नीचर जैसे पहले था, पर यहाँ पे कैपिटल पहले 47,000 था, और वेजिस जो एक्सपेंस है इसकी वजह से हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1,000 माइनस कर रहे हैं, तो बैलेंस कितना आ रहा है आपका 46,000। लायबिलिटी पहले सिर्फ एक को ही पेमेंट करनी थी, किसको, बी को, कितना 8,000। अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हमारी लायबिलिटी है, मतलब कि अभी वो 1,000 रुपीज़ भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो अभी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई, 9,000। क्लियर, ये हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन की वजह से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती थी। क्लियर, तो यहाँ पे लायबिलिटी 9,000, और यहाँ पे कैपिटल जो है वो कितना हो गया 46,000, और अगर असेट साइड देखो तो अभी एज इज पहले जैसे था, तो टोटल चेक करो 55,000 इज इक्वल टू 46 प्लस 9 इज इक्वल टू 55 अगेन, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, देन नेक्स्ट 9 के अंदर जा रहे, सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट कमीशन रिसीव रुपीज़ 4,000, यहाँ पे रिसीव हो चुका है आपको कमीशन। ठीक है, सो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि वो इनकम है। ठीक है, सीधा सीधा समझ में आ जाता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट इंक्रीज होगा, और इनकम है, कमीशन क्या है, एक तरह की इनकम, और इनकम किस में प्लस हो जाता है, कैपिटल में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये दो ही इफेक्ट है, समझ लेते सिंपल तरीके से। सो यहाँ पे कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसके लिए कैश क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, तो कैश का लास्ट बैलेंस जो बचा था दैट इज़ 32,000, उसमें कमीशन ऐड करो दैट इज़ रुपीज़ 4,000, तो यहाँ पे 36,000। स्टॉक एंड फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं। कैपिटल लास्ट में जो बैलेंस था दैट इज़ 46,000, उसमें ये कमीशन जो इनकम है इसके लिए उसको ऐड कर रहे हैं 4,000 रुपीज़, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 50,000। 9,000 लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे ही। तो यहाँ पे देखो 59,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 9,000 इज बिकम्स 59,000, तो यहाँ पे भी आपका ए इज इक्वल टू सी प्लस एल जो है वो फॉलो हो रहा है। क्लियर, अभी हमने देखा कि हर एक ट्रांजेक्शन में, कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके इफेक्ट जब डालते हैं तो आपका ए इज इक्वल टू सी प्लस एल वाला रूल्स फॉलो हो रहा है, मतलब कि
हर एक ट्रांजेक्शन, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो दोनों ही पार्ट, मतलब कि अकाउंट दोनों कंपोनेंट, असेट एंड दूसरा कंपोनेंट कैपिटल एंड लायबिलिटी, वो हमेशा कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। एंड वही रीज़न है कि आपका जब बैलेंस शीट आएगा तो आप स्टडी करोगे कि उसके दो साइड के बैलेंस हमेशा मैच हो जाते हैं, मतलब कि जितना असेट होता है उतना ही कैपिटल एंड लायबिलिटीज भी होते हैं। ठीक है, ओके। देन मूव करते हैं 9 नंबर में। द 9 नंबर इज डिविडेंड रिसीवेबल ₹9,000। रिसीव नहीं है, ये रिसीवेबल है। ठीक है, मतलब कि मिलना अभी बाकी है, अभी मिला नहीं है। तो जैसे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, मतलब कि पेमेंट करना बाकी था, उसके हमने क्या एंट्री की थी, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस था और डिविडेंड इनकम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिटेड। अरे समझ में, यहाँ पे क्योंकि डिविडेंड इनकम है तो इनकम तो क्रेडिट ही होती है, तो डिविडेंड अकाउंट क्या किया हमने, क्रेडिट किया। एंड रिसीवेबल डिविडेंड जो है वो हमारे लिए एसेट होती है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, आपको किसी के पास से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बन जाता है, एसेट बन जाती है। तो यहाँ पे एक एसेट इंक्रीज हो रहा है आपका, कौन सा, रिसीवेबल डिविडेंड, आपको किसी के पास से लेना है, इसके लिए वो एसेट है। तो एसेट क्या हो रही है, एक तरीके से इनकम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड दूसरा डिविडेंड जो है वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। और इनकम किस में प्लस करते हैं हम लोग, कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो उसके इफेक्ट क्या होंगे फाइनली। सो कैश एज इट इज 36,000, स्टॉक 13,000, फर्नीचर 10,000, डिविडेंड रिसीवेबल एक और एसेट हो गए, कौन सा, 9,000। ठीक है, वैसे ही कैपिटल कितना था, 46,000 था, उसमें एक कमीशन नाम की इनकम आपकी थी 4,000, दूसरी इनकम आई दैट इज डिविडेंड कितना, 9,000, तभी टोटल आपका कैपिटल है वो कितना हो जाएगा, 59,000। लायबिलिटी इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फाइनली इफेक्ट तो दो ही जगह हो रहा है, एक असेट है दैट इज 68,000 टोटल हो रहा है, जबकि यहाँ पे 59 + 9 करेंगे तो उसका टोटल भी कितना हो जाएगा, 68,000। ठीक है, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज 10, मशीन परचेज ₹8,000। अभी देखो मशीन परचेज किया, किसके पास से परचेज कैसे लिखा है, नहीं, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन कौन सा हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। मशीन परचेज करोगे तो फ्री में दे देगा, नहीं, हमको क्या पेमेंट करना पड़ेगा, कैश। तो यहाँ पे बेसिकली जनरल एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एक असेट आपके फॉर्म में आ रहा है, दूसरा असेट आपके फॉर्म में से जा रहा है। कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे मशीन आ रहा है, तो मशीन को प्लस करना पड़ेगा एसेट के अंदर। एंड कैश जा रहा है, तो कैश का जो भी बैलेंस हमारे पास लास्ट में बचा था उसमें से हमको ये कैश क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, तो कैश अकाउंट यहाँ पे लास्ट में कितना दिखा है, 36,000 दिखा रहा था, उसमें से मशीन जो परचेस किया उसकी वजह से 8,000 कम हुए होंगे, तो वो 8,000 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। स्टॉक, फर्नीचर, डिविडेंड रिसीवेबल, ये जो तीन हमारी एसेट थी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, ऊपर से एक नया एसेट आ रहा है, कौन सा, मशीन, तो उसको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मशीन लिखा है, पर ये मशीन परचेस के जो पैसे कैश में दिए ना उसकी एंट्री है, जो कैश आपका गया मशीन परचेस करने की वजह से। और ये एंट्री जो मशीन हमारे फॉर्म में आया है, जो एक एसेट है, उसके लिए हमने यहाँ पे 8,000 लिखे हैं। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो तो दोनों इफेक्ट है ना एक ही साइड हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ असेट साइड, 8,000 से माइनस किया, 8,000 से प्लस किया, तो उसका इफेक्ट तो एट द एंड जीरो ही हो गया। इसका यहाँ पे भी देखो कोई इफेक्ट नहीं है ना यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे भी इफेक्ट जीरो हो गया, तो आपका बैलेंस चेंज नहीं होगा। लास्ट में भी कितना था, 68,000 था, अभी भी कितना है, दोनों को प्लस करने के बाद 68,000। ठीक है, अगर मैं C+L करूँ तो भी इसका भी टोटल कितना होता है, 68,000। इसका मतलब कि यहाँ जब एक ही तरफ इफेक्ट होते हैं तो आपका जो टोटल है वो चेंज होता नहीं है, एक प्लस हो जाता है तो दूसरा माइनस, मतलब कि एट देन उस साइड की इफेक्ट पूरी क्या कर देता है, ज़ीरो। जैसे कि यहाँ पे एक मशीन प्लस माइनस हुआ, मतलब कि कैश पेमेंट करने की वजह से वो कैश माइनस हुआ और मशीन क्या हो गया, प्लस। तो ये दोनों के दोनों इफेक्ट कौन सी तरफ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड में, लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड में कोई भी इफेक्ट हो रहा नहीं है। क्लियर, ओके। मूव करते नेक्स्ट में दैट इज 11, लैंड परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹25,000। यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, मतलब कि हमने यहाँ पे राधा के पास से 25,000 का लैंड परचेस किया, तो आपके पास क्या आया, लैंड आया, तो लैंड की एंट्री क्या करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू राधा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं दे रहे हो, यहाँ पे राधा ने आपको दिया हुआ है, मतलब राधा बिकम्स योर क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे लिए, लायबिलिटी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक असेट भी इंक्रीज हो रही है, उसके सामने दूसरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। असेट कौन सी है, दैट इज लैंड,
ठीक है, तो असेट इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी साइड लिखेंगे हम लोग, असेट साइड प्लस करेंगे। लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे। इसका इफेक्ट देख लेते हैं अभी किस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश एज इट इज़ जैसे पहले था। स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर एज इट इज़, डिविडेंड एज इट इज़, मशीन एज इट इज़। उसकी जगह पे हम लोग एक और असेट लेके आए दैट इज़ लैंड। तो लैंड का अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 25,000, क्योंकि लैंड आ रहा है इसके लिए प्लस कर रहे हैं उसके अंदर। एंड यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा नहीं कैपिटल के अंदर। लायबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी दो थी, कौन सी, एक तो बी को पेमेंट करना था, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो था वो, एंड तीसरा ये मतलब कि जो राधा को पेमेंट करना है। तो वहाँ पे देखो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है राधा को। तो टोटल 8,000 प्लस 1,000 प्लस 25,000 कितना हो रहा है, 34,000 रुपीज़ हमारा लायबिलिटी है। 59,000 रुपीज़ कैपिटल है। जो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाना चाहिए, जितना हमारा असेट है और उतना हो भी जा रहा है। ठीक है, सो ए इज इक्वल सी प्लस एल यहाँ भी फॉलो हो रहा है। खास तो उसकी जनरल एंट्री और इसके ये दो इफेक्ट समझ में आ जाए तो यहाँ पे प्लस माइनस करने की बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके। द लास्ट वन इज द 12th दैट इज बोरोड बैंक लोन ऑफ ₹20,000 एंड कैश विदड्रॉ। अभी सोचो यहाँ पे कि जब आप लोग किसी के पास से बैंक लोन लेते हो तो आपके पास एक तो कैश आता है। बैंक आपको लोन देती, लोन में क्या देती, कैश देती ना। तो आपके पास कैश एक तो आएगा, और बैंक लोन लिया है मतलब कि वो लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो कैश तो इंक्रीज हो रहा है, साथ में आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो एक इफेक्ट कहाँ पे आएगा कि कैश में प्लस करेंगे, कैश कहाँ पे आता है, असेट साइड। तो असेट में कैश में प्लस करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, एक और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी आपके पास 3 लायबिलिटी थी, एक तो बी को पेमेंट करना था, फिर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, और तीसरा था अभी जो राधा को पेमेंट करना था। इसके साथ में चौथा आ जाएगा बैंक लोन। ठीक है, इफेक्ट देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैश में कितना 28,000 था बैलेंस, और लोन की वजह से 20,000 और रुपीज़ मिले, तो टोटल कितना हो गया 48,000। बाकी सारी एसेट जो थी दैट इज़ एज इफेक्ट जैसे पहले था वैसे के वैसे ही। एंड यहाँ पे कैपिटल के अंदर 46, कमीशन डिविडेंड इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे लायबिलिटी बी को पेमेंट करना था 8,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 1,000, लायबिलिटीज ज़्यादा को पेमेंट करना था 25,000 जो हमने पहले ही कर लिया। और ये ट्रांजेक्शन की वजह से एक और लायबिलिटी बढ़ी दैट इज़ द बैंक लोन। अभी यहाँ पे कितना हो गया 54,000, यहाँ पे 59,000। इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना होना चाहिए 1,13,000 जितनी एसेट की टोटल वैल्यू है, और हो भी रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन के लिए ए इज इक्वल टू सी प्लस एल को यहाँ पे दिखा सकते हैं। Okay students, I hope you enjoy these sessions. Thank you very much.